हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या रहता है? किसी पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या रहता है? उसका Q बाय एम रेशो रहता है। Q मतलब पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है एंड उस पार्टिकल का कितना मास है। देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब हम पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे थे तब हमें Q बाय एम रेशो मिला था। हमें सिर्फ Q बाय एम रेशो मिला था, मतलब इसमें हमें या एम की इसकी वैल्यू पता नहीं थी। ओके, तो अगर इनमें से एक की भी वैल्यू हमें पता चलती है तो हम दूसरे वाले की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तब मिलिकन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट की। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना क्यू आता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी समझ में आ गया था। ओके, तो इसका ये इम्पोर्टेंस है, मतलब हमारी जो डिस्कवरी हुई थी उसमें क्यू बाय एम तक हमारी डिस्कवरी हो गई थी। एंड देन हमने एक एक्सपेरिमेंट करके क्यू की वैल्यू निकाली एंड देन उसकी उसके ऊपर से हमें मास की वैल्यू पता चल गई। ओके, लाइक दैट हमने प्रोटॉन के लिए भी उसी तरह चीज़ की। अब हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आगे वाले जो एग्जाम्पल है उसे सॉल्व करने के लिए कुछ उनका स्पेसिफिक चार्ज हमें कंसिडर करना नेसेसरी है पार्टिकल का। तो देखो हमारे पास जो पार्टिकल है, अब इन दोनों में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में किसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ओके, तो अगर स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं हम, तो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज देखो क्या आने वाला है। इसे हम किस तरह लिखेंगे? प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज के लिए क्यू पी अपॉन एम पी। ड्यूट्रॉन के लिए हम लिखेंगे क्यू डी अपॉन एम डी। एंड अगर इसे प्रोटॉन के साथ रिलेट करना है तो चार्ज तो उसके ऊपर सेम आता है, बट जो मास रहता है ड्यूट्रॉन का वो 2 टाइम्स रहता है प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल के लिए क्यू अल्फा डिवाइड बाय एम अल्फा इक्वल्स टू, हम अगर मतलब इसे प्रोटॉन के साथ रिलेट करना है तो हम लिखेंगे 2 QP अपॉन 4 MP। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 टाइम्स प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन से डबल चार्ज आने वाला है एंड अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से 4 टाइम्स रहने वाला है। ओके, इसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं? अभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले। तो आपको इसे थोड़ा सा नोट करके लिखना है आपके शॉर्ट नोट्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने आर के कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। आर का हमें क्या फॉर्मूला देखा था? तो एक हम सिंपल वाला फॉर्मूला लेंगे, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ये फॉर्मूला हमने आर का देखा था। अब इसमें देखो हमने क्या किया है, एक सर्कल ले लिया है। ओके, एक सर्कल ले लिया है जिसकी रेडियस आर टू है। अब सपोज आर टू का फॉर्मूला के लिए हमें क्या मिलेगा? सो आर टू इक्वल्स टू हम लिखेंगे, हम लिखेंगे एम, यहाँ पर वी टू उसकी जो वेलोसिटी रहेगी एंड क्यू, एंड यहाँ पर बी। अब अगर किसी पार्टिकल को मैंने यहाँ से फायर किया या यहाँ से उसे मूव किया तो वो क्या करेगा? एक कंप्लीट सर्कल लगाएगा एंड उस सर्कल का रेडियस हम निकाल सकते हैं आर टू इक्वल टू एम वी टू डिवाइड बाई क्यू इन टू बी। ओके, एंड उसका ओमेगा क्या रहता है? सो ओमेगा उसका रहने वाला है क्यू बी अपॉन एम। यस, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ मैंने क्या किया, अगेन और एक पार्टिकल ले लिया जिसकी वेलोसिटी v1 थी, तो हम r1 फाइंड आउट करेंगे। और एक पार्टिकल ले लिया एंड उसे अगर मैंने यहाँ से उसे फायर किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर मैंने फायर किया तो उसका एक अलग रेडियस बनेगा एंड उस रेडियस को मैं r1 बोल दूंगा। ओके, तो r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? एम v1 डिवाइडेड बाय क्यू बी। ओके, एंड उसका ओमेगा क्या रहेगा? उसका ओमेगा रहेगा क्यू बी अपॉन एम। अब देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अब सपोज यहाँ पर मैंने एक प्रोटॉन ले लिया। ओके, यहाँ पर एक प्रोटॉन ले लिया एंड उसे इस डायरेक्शन से मूव किया तो वो कंप्लीट सर्कल लगेगा। देन सेम प्रोटॉन को या एक अलग दूसरे प्रोटॉन को मैंने अलग वेलोसिटी से मूव किया तो वो भी
अगर उसकी वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी अगर v2 है और दूसरी वेलोसिटी अगर v1 है, तो इन दोनों की वेलोसिटी में अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ v1 इज ग्रेटर देन v2, यहाँ पर देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 है एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो v1 जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तो हमें पता है v1 अगर ज़्यादा है तो r1 की वैल्यू भी क्या आने वाली, ज़्यादा आने वाली, एंड v2 की वैल्यू कम है तो r2 की वैल्यू भी कम आने वाली। बट यहाँ पर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो ओमेगा आया है, जो हमारा ओमेगा आया है वो दोनों सिचुएशन में सेम आया है, दोनों सिचुएशन में सेम आया है। इसका मतलब इसका एंगुलर वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट सर्कल की एंड सेकंड सर्कल की भी आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ओके, तो ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इसका मतलब अगर ये फर्स्ट प्रोटॉन है एंड ये सेकंड प्रोटॉन है, इन दोनों की अगर वेलोसिटी अलग अलग है तो डेफिनेटली इनका रेडियस अलग आएगा, बट इन दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम रहने वाली है। मतलब अगर इसकी, इस फर्स्ट प्रोटॉन की एंगुलर वेलोसिटी सपोज यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी 10 रैड पर सेकंड आई थी, तो यहाँ पर भी एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी आपकी, ये हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल के लिए ले रहे, तो यहाँ पर 10 रैड पर सेकंड आई, तो यहाँ पर भी सेकंड प्रोटॉन को जिसको हमने हायर वेलोसिटी से मूव किया था उसके भी एंगुलर वेलोसिटी क्या आने वाली, 10 रैड पर सेकंड आने वाली। तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी रहेगी, तो इन दोनों में उसका ओमेगा सेम रहेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ओके, तो ये सिर्फ किसके लिए रहता है, जब आपका Q/m सेम है। ये एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर दो प्रोटॉन है या आपका एक सेम चार्ज है, उसको आपने अगर अलग अलग वेलोसिटी से मूव किया, अगर आपने उसे अलग अलग वेलोसिटी से मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उनका रेडियस डेफिनेटली डिफरेंट आएगा, बट उनका ओमेगा सेम ही आएगा उनका टाइम पीरियड सेम ही आएगा। मतलब इस पार्टिकल को अगर एक चक्कर लगाने में 2 सेकंड लग रहे, तो इसको भी एक कंप्लीट चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड ही लगेंगे। ओके, ये बात आपको समझ लेना है। इसको अगर 2 सेकंड लग रहे थे फर्स्ट वाले को, तो दूसरे वाले को भी कितना समय लगने वाला है, 2 सेकंड ही लगने वाले हैं। बट इन दोनों की स्पीड क्या आने वाली है, डिफरेंट आने वाली है। इन दोनों की स्पीड डिफरेंट है, मतलब ये स्लो स्पीड से घूम रहा है एंड ये बाहर वाला क्या कर रहा है, ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। और ये चीज़ तभी हो सकती है जब आपका Q/m रेशो जो है वो सेम है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी जो आपको पता होनी चाहिए कि Q/m अगर आपका सेम है पार्टिकल का, जिनको आपने फायर किया है, तो वो पार्टिकल का ओमेगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। इवन दो उन्होंने कितना भी बड़ा चक्कर लगाने दो, ओके, उनका कितना भी बड़ा सर्कल रहने दो, अगर पार्टिकल का Q/m सेम है, Q/m मतलब उनका स्पेसिफिक चार्ज सेम है, या हम सिंपली बोलेंगे ये तीनों पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन ही है, अगर हमने और एक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, अगर सपोज यहाँ पर भी प्रोटॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन है, तीसरा वाला भी जो फायर किया वो भी प्रोटॉन ही है और उसकी वेलोसिटी अलग है, तो उनका तीनों का भी जो भी चक्कर लगेगा, उसका जो भी टाइम लगेगा एक सर्कल कंप्लीट करने में, तीनों को सेम रहेगा, तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम आएगी एंड तीनों का एंगुलर वेलोसिटी भी सेम आएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नाउ और एक चीज़ रहती है, अब यहाँ पर R1 जो है वो बड़ा राउंड है एंड R2 जो है वो कम छोटा छोटा सर्कल है। ओके, अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, अब ये जो दिख रहा है आपको R2 जो है वो क्या है आपका कर्वेचर। देखो यहाँ पर कर्व R2 का एंड R1 का कर्व देखो, इन दोनों में किसका कर्व ज़्यादा है। तो एक चीज़ आपको समझ लेना है कि सपोज मैंने यहाँ पर, ये आपका R2 है,
R1, ओके, एंड ये आपका R2, ओके। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो R2 है वो रेडियस कैसी है, कम है R1 से, ओके। बट इसका कर्व देखो, कर्व, इसका कर्व देखो एंड इसका कर्व देखो, किसका ज्यादा कर्व दिख रहा है, तो कर्वेचर हमें दिख रहा है C2, इसका कर्वेचर को हम बोलेंगे C2 एंड इसके कर्वेचर को हम बोलेंगे C1, ओके। तो C2 जो कर्वेचर है वो ज्यादा है C1 से, ओके। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हम कर्वेचर बोलेंगे सिंपली, कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस रहता है, ओके। ये पॉइंट्स आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसका मीनिंग, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आते तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या समझ में आया हमें कि ओमेगा अगर पार्टिकल का क्यू बाय एम सेम है, या हम सिंपली बोलेंगे कि सेम पार्टिकल हमने अलग अलग वेलोसिटी से फायर किया है, तो उनका ओमेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम आने वाला है, ओके। उनका ओमेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम आने वाला है, बट उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है, उनका क्यू बाय एम सेम होना चाहिए या पार्टिकल सेम होना चाहिए। एक अल्फा पार्टिकल कर दिया, एक ड्यूट्रॉन कर दिया, एक प्रोटॉन कर दिया, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है, ओके, क्योंकि उनका क्यू बाय एम सेम नहीं आता है। तो अगर तीनों पार्टिकल हमने सेम है और अलग अलग वेलोसिटी से हमने फायर किए, तो उनका डेफिनेटली रेडियस अलग आएगा, बट ओमेगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम आएगी, ओके। ये एक पॉइंट हमने देखा। एंड देन हमने देखा कि कर्वेचर, कर्वेचर एंड कर्वेचर के लिए हमने एक सिंपल ट्रिक बोली है आपको, क्या कि कर्वेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर है। आर अगर ज्यादा बड़ा है तो कर्वेचर कम रहेगा, आर अगर कम है तो कर्वेचर आपका ज्यादा रहेगा। लाइक दैट यहाँ पर देखो R2, R2 का रेडियस कैसा है, कम है, तो कर्वेचर देखो कैसा है, एंड यहाँ पर देखो कर्वेचर कैसा है, तो आपको इससे समझ में आता है C जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R है, ओके। आप सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ आसान आसान और क्वेश्चन ले लेंगे, ओके ओके। नाउ अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अ बीम ऑफ आयन with velocity 2 into 10 to the power 5 meter per second enters normally into a uniform magnetic field of 4 into 10 to the power minus 2 Tesla if the specific charge of the ion is 5 into 10 to the power 7 coulomb per kilogram, then the radius of the circular path described will be। तो R का फॉर्मूला क्या रहता है, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, एंड स्पेसिफिक चार्ज को हम क्या बोलते हैं, क्यू बाय एम। तो क्यू बाय एम की वैल्यू हमें क्या दी है, 5 इंटू 10 टू द पावर 7, सो 5 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर किलोग्राम, ओके। तो जस्ट वैल्यूज हमें प्लेस करना है, तो R इज इक्वल टू, अब मास, ठीक है, वेलोसिटी पहले लेते, 2 इंटू 10 टू द पावर 5, यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 लिख लेता हूँ मैं। Q बाय एम, तो B की वैल्यू क्या आई है हमारे, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एंड यहाँ पर हम नीचे ले लेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 7, ओके। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगा 0.1 मीटर। क्यू बाय एम, देखो क्यू बाय एम तो ये रिवर्स मतलब उल्टा है, तो हमें इसे 5 क्यू बाय एम को 5 नीचे लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाता है हमारा आंसर 0.1 मीटर। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा ए। नाउ नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन्स enters in a uniform magnetic field with same velocity, ratio of radius of path described by them, okay। तो अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन enters in uniform magnetic field with same velocity। अब यहाँ पर R का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तो R का फॉर्मूला तो हमें क्या क्या पता है, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। एम वी को हम लिख सकते हैं P डिवाइडेड बाय क्यू बी, P को हम लिख सकते हैं √2 एम के
अपॉन क्यू बी, एंड हम लिख सकते हैं 1/b होल अंडर रूट 2m वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्यू। इतने सारे फॉर्मूलाज हमारे पास आर के हैं। नाउ इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? हमें क्या दिया है? अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन। अब देखो इसके लिए एक ट्रिक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास जो फॉर्मूला है उसमें से कौन सा फॉर्मूला फिट करना है, ये आपको अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एंड बहुत बार बच्चों को ये इसी में गलती करते हैं एंड वो क्वेश्चन बना बनाया हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, तो देखो अब क्या है। अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ सेम वेलोसिटी। ओके, तो बी सेम है, वी सेम है, अल्फा पार्टिकल एम एंड क्यू उसके जो भी रहेगी वो अलग रहेगी। तो अब इसमें हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन वेलोसिटी के साथ दिया है, तो हमें वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो हम अल्फा पार्टिकल के लिए आर अल्फा इक्वल्स टू एम अल्फा इंटू वी डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा इंटू बी, एंड एम पी वी डिवाइडेड बाय क्यू पी पी। ओके, अब हमें अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस करना आता है, तो मास क्या रहता है उसका 4 टाइम्स रहता है प्रोटॉन से इंटू वी डिवाइड बाय, एंड चार्ज 2 टाइम्स रहता है प्रोटॉन से, तो ये बी। देन हम लिखेंगे आर पी डिवाइडेड बाय आर अल्फा इक्वल्स टू, सो आर पी की वैल्यू हमारी है एम पी वी डिवाइडेड बाय क्यू पी बी इंटू आर अल्फा के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो 4 एम पी वी 2 क्यू पी बी। ओके, तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये सब चला जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? आर अल्फा इक्वल्स टू 2 आर पी। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको? यस, समझ में आ गया। इसका मतलब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस रेडियस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल का रेडियस कैसे आने वाला है? बड़ा आने वाला है। ओके, ये आ गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्रोटॉन मास m and charge plus e, okay, and alpha particle mass 4m and charge plus 2e are projected with the same kinetic energy at right angle to uniform magnetic field. Which one of the following statement will be true? ओके, अब देखो क्वेश्चन फिर से आर से क्वेश्चन पूछा है, बट फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? आर के हमारे पास कितने फॉर्मूलाज है? आर के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, पी डिवाइडेड बाय क्यू बी √2m k अपॉन क्यू बी 1/b होल अंडर रूट 2m वोल्टेज डिवाइड बाय क्यू। अब इसमें प्रोटॉन दिया है, अल्फा पार्टिकल दिया है, ओके, आर प्रोजेक्टेड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब इसमें आर का काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला कौन सा है? ये। सो दिस इज, आपको ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालना। कभी कभी हम क्या करते हैं, देखो मतलब मैं ये कुछ बच्चों को समझ में आ सकता है, कुछ को नहीं समझ में आ सकता, बट अगर समझ में आता है तो वेरी गुड, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए हम ये बोल रहे हैं। तो आर का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला जो है उससे साथ आपको रिलेशन निकालना है। अगर आपने इसके साथ रिलेशन निकालेंगे तो आपका डेफिनेटली आंसर गलत हो जाएगा। ओके, बना बना हुआ क्वेश्चन आपका चला जाएगा, आपके हाथ से 4 मार्क चले जाएंगे। ओके, नाउ अब देखो √2m k अपॉन क्यू बी, हाँ 4 मार्क, ठीक है। वो JEE नीट उनके ज़रा नंबर्स अलग रह सकते हैं, देख लो आप उन वो सब। तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए अब हम यहाँ पर आर पी, फिर से
आर पी इक्वस टू, मतलब प्रोटॉन का रेडियस, देखो मैं किस तरह लिख रहा हूँ उसको, √2 मास ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो के, एंड यहाँ पर क्यू पी इंटू बी। ओके, आर अल्फा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √2 एम अल्फा के डिवाइडेड बाय क्यू अल्फा इंटू बी। बट हम आर अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आर अल्फा को अगर हम रिप्लेस करेंगे प्रोटॉन के साथ तो हम किस तरह लिखेंगे, √2 मास कितना रहता है उसका 4 टाइम्स रहता है प्रोटॉन से, इंटू के डिवाइडेड बाय चार्ज कितना रहता है प्रोटॉन से, डबल रहता है, तो इंटू बी। अब हो गया सॉल्व क्वेश्चन, बस क्या है, कुछ भी नहीं अब इसमें। सो आर पी डिवाइडेड बाय आर अल्फा, आर पी की वैल्यू क्या आई है हमारी, √2 एम पी के क्यू पी बी इंटू आर अल्फा को यहाँ से लिखना है √2 4 एम पी इंटू के, यहाँ पर 2 क्यू पी बी। ओ, सो ये हमारा √2 एम पी के चला जाएगा, यहाँ पर भी √2 एम पी के चला जाएगा, क्यू पी बी भी चला जाएगा, √4, सो तो √4 एंड ये 2 भी चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं फाइनली आर पी इक्वस टू आर अल्फा, आर पी इक्वस टू आर अल्फा, मतलब रेडियस ऑफ प्रोटॉन इक्वस टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आंसर। तो द अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन विल बी बेंट इन अ सर्कुलर पाथ विथ द सेम रेडियस। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A proton, a deuteron, and alpha particle having the same kinetic energy are moving in a circular trajectory in a constant magnetic field. If Rp, Rd, and R alpha denotes respectively the radius of trajectories of these particles, then अब क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से आर के बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो कौन सा यूज करेंगे, किसके साथ रिलेशन पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला तो अभी हमने किया है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, आर इक्वस टू √2 एम के अपॉन क्यू बी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन कैसे आता है, आर पी इक्वस टू आर अल्फा आ जाता है। तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अभी सिर्फ हम डिओट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आर पी कैसे सॉल्व करना है। आर पी ले लेंगे सबसे पहले, आर पी 2 एम पी अपॉन के डिवाइडेड बाय क्यू पी इंटू बी, आर डी डिओट्रॉन के लिए, सो √2 एम डी के डिवाइड बाय क्यू डी बी। अब इसको चेंज करना है हमें प्रोटॉन के साथ, तो 2 इंटू मास कितना रहता है ड्यूट्रॉन का विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, ये 2 टाइम्स रहता है हमारा मास। ओके, तो अगर मास हमारा 2 टाइम्स रहता है तो 2 टाइम्स इंटू एम पी के डिवाइडेड बाय, चार्ज तो सेम ही रहता है। ओके, अब आर पी मिल गया, आर डी मिल गया, रेशियो ले लेते हैं, आर पी डिवाइडेड बाय आर डी √2 एम पी के डिवाइडेड बाय क्यू पी बी, आर डी के लिए नीचे से क्यू पी बी, सो क्यू पी बी
√2 नीचे बच गया, सो आंसर यहाँ पर 1/√2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं RD इक्वल्स टू √2 RP। RD इक्वल्स टू √2 RP। तो RD इक्वल्स टू √2 RP, इसका मतलब डियोट्रॉन का जो रेडियस रहेगा वो प्रोटॉन से ज़्यादा रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होता है, RP इक्वल्स टू R अल्फा आना चाहिए सबसे पहले। सो RP इक्वल्स टू R अल्फा। ओके, RP इक्वल्स टू R अल्फा एंड RP इज लेस देन RD। ओके, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है RD जो है वो ग्रेटर देन है RP से, या हम बोल सकते हैं RP जो है लेस देन है RD से। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ए बन जाता है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट, two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enters a region uniform magnetic field and describes circular path of radius r1 and r2 respectively. The ratio of mass of x to y is। अब फिर से सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। अब फिर से हमें एक ही कंसेप्ट आनी चाहिए। सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि आर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो रिलेशन किसके साथ पूछा है, सिंपली रिलेशन पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला बताओ कौन सा है, जिसमें रेडियस भी एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आर इक्वल्स टू 1/b होल अंडर रूट 2mv डिवाइड बाय, यहाँ पर v क्या है, वोल्टेज डिवाइड बाय q। ये रिलेशन हमें यूज करना है। ओके, अब अगर मैंने बोलने से पहले आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप मेरे साथ, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी अभी मैच हो रही है। ओके, तो आर एक्स, सबसे पहले हम आर एक्स के लिए ले लेंगे आर एक्स। अब आर एक्स के लिए हम उन्होंने क्या बोला है, इक्वल चार्जेस, मतलब क्यू एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई दिया है हमें, एक्स एंड वाई सेम दिया है उनका, हैविंग इक्वल चार्जेस आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल, मतलब उनका वोल्टेज भी सेम है तो इसीलिए हम वी लिखेंगे। एंटर्स अ रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब, मास ही सिर्फ उनका अलग है तो कोई बात नहीं। तो आर एक्स के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी तो हमारी सेम ही है, बी होल अंडर रूट 2mx, वोल्टेज सेम है एंड क्यू तो हमारा वैसे भी सेम है तो क्यू एक्स ही लिखेंगे हम दोनों तरफ। आर वाई के लिए लिखेंगे आर वाई इक्वल्स टू 1/p होल अंडर रूट 2my v डिवाइड बाय क्यू एक्स, क्योंकि क्यू एक्स इक्वल्स टू क्यू वाई। अब इक्वेट कर लेंगे हम आर एक्स डिवाइडेड बाय आर वाई इक्वल्स टू, आर एक्स को क्या लिखेंगे हम, आर एक्स की वैल्यू है हमारी 1/b इंटू रूट 2mx v डिवाइडेड बाय रूट क्यू एक्स इंटू, यहाँ पर भी हम लिखेंगे रूट 2my v क्यू एक्स इंटू बी। तो ये b चला जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट है तो क्यू एक्स चला जाएगा, रूट 2v। तो हमें आंसर मिल गया रूट एम एक्स डिवाइड बाय एम वाई इक्वल्स टू आर एक्स डिवाइड बाय आर वाई। अब हमें एम एक्स बाय एम वाई चाहिए, मतलब मास का रेशो चाहिए, तो हम इसको दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा एम एक्स डिवाइडेड बाय एम वाई इक्वल्स टू यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर वाई का स्क्वायर।
ओके, आप सबके कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर बनना चाहिए सी। इससे हमारा आंसर क्या बनना चाहिए? सी। ओके, राइट आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A proton and alpha particle are separately projected in a region where uniform magnetic field exists. Their initial velocities are perpendicular to direction of field. If the both particles move around magnetic field circular of equal radius, the ratio of momentum of proton to alpha particle is। ओके, अब देखो मोमेंटम पूछा है, एंड मोमेंटम पूछा है तो हमें आर का फॉर्मूला किसके साथ लेना है? मोमेंटम वाला फॉर्मूला अभी हमें लेना पड़ेगा। तो मोमेंटम वाला अगर हम फॉर्मूला ले लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर सेपरेटली प्रोजेक्टेड इन अ रीजन वेयर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। देयर इनिशियल velocities आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बोथ पार्टिकल मूव्स अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस। मतलब इन दोनों का रेडियस क्या है? आर पी, एंड आर पी इक्वल टू आर अल्फा। ओके, ये अल्फा है, सो आर पी इक्वल टू आर अल्फा है। तो आर पी को हम सबसे पहले ले लेंगे। सो आर पी इक्वल्स टू मोमेंटम, क्या फॉर्मूला आता है? एम वी अपॉन क्यू बी। सो एम वी को पी लिखेंगे यहाँ पर, क्यू पी इंटू बी। आर अल्फा के लिए पी डिवाइडेड बाय यहाँ पर पी पी एंड पी अल्फा, क्यू अल्फा बी। क्यू अल्फा को चेंज कर सकते हैं इसमें। सो पी अल्फा डिवाइड बाय चार्ज कितना रहता है? 2 QP इंटू बी। ओके, सो आर पी इक्वल टू आर अल्फा है, तो आर पी की जगह पे हम लिखेंगे पी पी अपॉन क्यू पी इंटू बी, एंड आर अल्फा के लिए हम लिखेंगे पी अल्फा, पी अल्फा डिवाइड बाय 2 QP इंटू बी। तो अब अगर हमें पी पी अपॉन पी अल्फा पूछा है, पी पी अपॉन पी अल्फा इक्वल्स टू 1/2। सो आंसर इज बी। ओके, देखो क्वेश्चन को आपको रिलेट करना आना चाहिए। करना क्या है हमें? अगर हमें क्वेश्चन पूछा है तो आपको किसके साथ इक्वेशन लेना है, यही एक ट्रिक है, यही एक कैच है इसमें। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो दैट्स इट। ओके, उसमें उसके अलावा कुछ नहीं है, जस्ट इक्वेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। इक्वेट भी कैसे करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिया। सबके लिए लिख लो, एम डी एम अल्फा क्यू अल्फा लिख लो, एंड देन उसे प्रोटॉन के साथ रिलेट कर दो, बस हो गया काम। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो बस सारा आपका मैथमेटिक्स है। नाउ नेक्स्ट, if a proton, neutron and alpha particles on being accelerated by the same potential difference enters perpendicular to the magnetic field, then their ratio of their kinetic energies। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस के साथ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हमने देखा है, के को रिलेट किया था हमने क्यू इंटू वी के साथ, याद आ रहा है क्या? के को रिलेट किया था हमने क्यू इंटू वी के साथ, हाफ एम वी स्क्वायर लिख के हमने यहाँ पर क्यू इंटू वी लिखा था। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का क्यू इंटू वी के साथ, तो यहाँ पर हम के पी प्रोटॉन के लिए के पी, देन न्यूट्रॉन के लिए के डी, अल्फा पार्टिकल के लिए के अल्फा। सो क्यू पी इंटू वी। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो यहाँ पर हम सबको वी ही लिखेंगे, तो कुछ जरूरत नहीं। देन क्यू डी इंटू वी, के अल्फा के लिए हम लिखेंगे क्यू अल्फा इंटू वी। ओके, अब क्यू पी वी, चार्ज ऑन डियोट्रॉन, मतलब डियोट्रॉन एंड प्रोटॉन के चार्ज का रिलेशन कैसे रहता है? सेम ही रहता है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू पी इंटू वी, एंड अल्फा पार्टिकल का एंड इसका चार्ज का रिलेशन कैसे रहता है? क्यू अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू पी, तो 2 QP इंटू वी। अब अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से स्टार्टिंग में मैंने क्या लिख के दिया था,
कैसे रिप्लेस करना है वो एक बार देख लो। ओके, तो क्यूपी तो ये हमारा बन जाएगा 1:2, ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर इज डी। आप सबके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट, अ प्रोटॉन एंड an alpha particle enters a uniform magnetic field perpendicularly with the same speed. If proton takes 25 microseconds to make 5 revolutions, then the periodic time for the alpha particle will be. Okay, तो प्रोटॉन को 25 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं 5 रिवॉल्यूशन के लिए। 25 माइक्रोसेकंड प्रोटॉन को लग रहे थे कितने रिवॉल्यूशन के लिए? 5 रिवॉल्यूशन के लिए। सो 1 रिवॉल्यूशन के लिए प्रोटॉन को कितना टाइम लगेगा? 1 रिवॉल्यूशन के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय 25 माइक्रो डिवाइडेड बाय 5, तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए सिंपली लगेगा 5 माइक्रोसेकंड। या हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, सो 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू हाउ मच टाइम? x। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, यू विल गेट द आंसर। सो 5 माइक्रोसेकंड टाइम लगने वाला है प्रोटॉन को 1 रिवॉल्यूशन के लिए। तो टाइम पीरियड हमें मिल गया। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट पीरियोडिक टाइम फॉर अल्फा पार्टिकल। तो टाइम पीरियड अल्फा पार्टिकल का हमें पता है 2πm अपॉन mp अपॉन qp इंटू बी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है हमारा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm अपॉन qb। तो और अगर हम प्रोटॉन के लिए फाइंड आउट कर ले तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। ओके, तो ये हमने लिख लिया। अब टाइम पीरियड फॉर अल्फा पार्टिकल 2πm अल्फा डिवाइड बाय q अल्फा इंटू बी। अल्फा को रिप्लेस करना है प्रोटॉन में, सो 2π4mp डिवाइड बाय 2qp इंटू बी। अब रेशियो ले लो इनका, टीपी डिवाइड बाय टी अल्फा। तो टीपी की वैल्यू हमें आई है 2πmp qpb इंटू टी अल्फा के लिए ये रिलेशन 2π4mp 2qpb। सो mp 2π qpb qpb, तो ये आंसर हमें आ जाएगा 1/2। सो टी अल्फा इक्वल्स टू हमें क्या मिला है 2 इंटू टी पी, बराबर है। अल्फा इधर चला गया 2 इंटू टी पी। सो टी अल्फा इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा? टी पी की वैल्यू कितने है टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन? तो टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन हमें 5 माइक्रोसेकंड मिला है, तो 2 इंटू 5 माइक्रोसेकंड, तो हमें आंसर मिलेगा 10 माइक्रोसेकंड। ओके, सो 10 माइक्रोसेकंड हमारा आंसर बन जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A deuteron of kinetic energy 50 kilo electron volt is describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to magnetic field B. The kinetic energy of the proton that describe a circular orbit of radius 0.5 meter in the same plane with the same B is। क्या किया है उन्होंने ड्यूट्रॉन दिया है एंड एक ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रिलेशन दिया है। तो ड्यूट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी दी है एंड रेडियस दिया है, तो इक्वेशन कौन सा लेना है? रेडियस का इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी वाला लेना है। ओके, एंड देखो इन दोनों का रेडियस सेम है, मतलब हमें गिवन है आर डी इक्वल्स टू आर पी, ये हमें गिवन है। ओके, अब हम जस्ट फिर से वही टेक्निक यूज करेंगे। सो आर पी के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लेना है हमें? काइनेटिक एनर्जी वाला, तो हम √2 mp k डिवाइडेड बाय क्यू पी इंटू बी। आर डी के लिए हम लिखेंगे √2 md k
डिवाइड बाय क्यू डी इंटू बी। ड्यूट्रॉन को चेंज करना है हमें, तो हम लिखेंगे √2 इंटू 2 इंटू एम डी, तो P इंटू के डिवाइड बाय QP इंटू बी। यस, अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे, तो देखो क्या आता है। आर डी इक्वस टू आर पी है, तो तो हम लिखेंगे आर डी इक्वस टू आर पी। तो आर डी की वैल्यू क्या आई है हमें, √2 इंटू एम पी। हाँ, यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर प्रोटॉन इज Kp एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन इज Kd। तो यहाँ पर Kd डिवाइडेड बाय Kp, Qp, हाँ, Kd बराबर था Qd इंटू बी √2 MP Kp डिवाइड बाय Qp इंटू बी। अच्छे से लिख लूँ मैं इसको थोड़ा सा। QPB, तो ये QPB चला जाएगा, ये √2 MP चला गया, तो हमें मिल गया 2 इंटू KD इक्वस टू √Kp। यस, तो अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2KD इक्वस टू Kp। तो Kp अगर हमें पूछा है, तो ड्यूट्रॉन की हमें काइनेटिक एनर्जी दी है 50 किलो, सो 2 इंटू 50K, सो Kp इक्वस टू हमें मिलेगा 100 KeV। तो यहाँ पर आंसर हमारा बन जाता है डी। ओके, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A charged particle having a charge q accelerated through a potential difference V enter a perpendicular magnetic field in which it experiences a force F. If V is increased to 5 volt, the particle experiences a force. ओके, एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज Q है, वो पोटेंशियल डिफरेंस V में एंटर किया है विद परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब थीटा आपका 90 डिग्री होता है, इन विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स F. Okay, if V increases to 5 volt, the particle will experiences a force. अब हमें फोर्स एंड हमें अगर वोल्टेज के साथ रिलेशन है, तो देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बट आपको इसे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। ओके, तो देखो किस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है Q इंटू वी, एंड यहाँ पर हम लिखते थे हाफ एम वी स्क्वेयर, Q यहाँ पर V जो है वो वोल्टेज है। ओके, नाउ अब V यहाँ पर हमें और एक फॉर्मूला पता है F इक्वस टू QVB साइन थीटा, तो थीटा 90 डिग्री है तो लेने की जरूरत नहीं, तो V को हम लिख सकते हैं F डिवाइडेड बाय QB। F डिवाइडेड बाय QB हम V को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम F डिवाइडेड बाय QB को लिखेंगे तो हाफ M, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F स्क्वेयर Q स्क्वेयर B स्क्वेयर इक्वस टू Q इंटू वोल्टेज। ओके, क्योंकि हमें F एंड वोल्टेज के साथ रिलेशन चाहिए, तो हम इस तरह F के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं। तो F स्क्वेयर इक्वस टू
एफ स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, क्यू क्यूब बी स्क्वेयर वोल्टेज 2, ये मल्टीप्लाई इंटू 2 डिवाइड बाय एम। एंड हमें रिलेशन एफ के साथ चाहिए तो हम उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो एफ इक्वल्स टू हमारा बन जाएगा क्यू स्क्वेयर बी अंडर रूट वी इंटू अंडर रूट 2 डिवाइड बाय, ये स्क्वेयर नहीं है यहाँ पर, रूट एम। सो वी अंडरस्टैंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी आ जाता है, एफ जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी आता है। सो उससे हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल की वेलोसिटी आने वाली है वो क्या आने वाली है, √5 से बढ़कर ही आने वाली है। ओके, तो √5 एफ, ये आंसर हमारा आ जाता है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो ये हमारी प्रीवियस वाली वैल्यू आई थी। नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो उससे क्या करना है, उसे जस्ट हमें नेक्स्ट जो वोल्टेज आएगा, जैसे मैंने इक्वेट किया है, ये मैंने थोड़े से डायरेक्ट लिख के दिया है आपको। आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला एफ आ गया, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, जस्ट वेलोसिटी को, वोल्टेज को 5 टाइम्स इंक्रीज करना है। मतलब यहाँ पर वी है तो यहाँ पर 5 इंटू वी लिखना है, सो यू विल गेट दिस आंसर। ओके, आई होप सो आपको आप ये करके देख लो, यू विल गेट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तो इससे हमारा आंसर बन जाता है डी। मैंने आपको देखो यहाँ तक एक चीज निकाल के दी है, तो ये बनता है आपका इक्वेशन 1, तो इसे हम F1 बोलेंगे। नेक्स्ट आप F2 फाइंड आउट करोगे, सेम इसी की तरह रहेगा, वो क्या बनेगा आपका क्यू स्क्वेयर बी अंडर रूट 5 इंटू वी इंटू √2 इंटू रूट एम। ओके, तो क्यू स्क्वेयर बी रूट, इसको तो आपने F1 बोला है तो ये F1 ले लिखेंगे एंड ये F2। ओके, बस, तो इससे आपका आंसर ये बन जाता है। An electron and a proton enter a magnetic field perpendicularly. Both have same kinetic energy. Which of the following is true? Okay. Both have same kinetic energy. Which of the following is true? मतलब कौन ज़्यादा कर्व हो रहा है, तो कर्व बोला है तो हमें एक रिलेशन कंफर्म पता है, क्या, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द C। ये स्टार्टिंग में पूछा है हमने, यहाँ पर रेडियस के बारे में नहीं, कर्वेचर के मतलब कर्वेचर के बारे में पूछा है, कौन ज़्यादा कर्व हो रहा है। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है आर का, आर इज इक्वल टू, अब देखो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी में लिख रहा था यहाँ पे, बट ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी वाला रिलेशन चाहिए, तो हम इसे नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे आर इक्वल टू √2m के अपॉन क्यू बी। यस, तो ये यहाँ से समझ में आता है। तो अगर हम यहाँ पर प्रोटॉन के लिए लेंगे तो आर पी, डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ अब आपको, जो आर जो है वो कैसा है, प्रोपोर्शन में है डायरेक्टली √MP के, एंड आर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी कैसा है, प्रोपोर्शन आएगा M इलेक्ट्रॉन में। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में किसका मास ज़्यादा रहता है, प्रोटॉन का रहता है इलेक्ट्रॉन का रहता है, ऑब्वियस प्रोटॉन का रहता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो अगर ज़्यादा है तो प्रोटॉन का जो रेडियस रहने वाला है वो ज़्यादा रहने वाला है इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन ये ज़्यादा रहेगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यस, ये आपको समझ में आ गया, जिसका मास ज़्यादा है उसका रेडियस ज़्यादा आने वाला है। ओके, अब अगर रेडियस ज़्यादा है तो मुझे बोलो किसका कर्वेचर कम आने वाला है, तो Cp इक्वल टू C, तो प्रोटॉन का कर्वेचर कम आने वाला है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनता है ट्राइजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व, सो दिस इज योर आंसर। तो जितने क्वेश्चन अभी आज हमने लिए वो आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, एंड ये सारे क्वेश्चन आप आपके नोट्स में लिख लो,
एंड और इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लो। ओके, आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे जो हमने पढ़ा है। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बन गया है बट इट्स ओके। आप थोड़ा पॉज कर करके देख लो, क्वेश्चन को लिखना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ज़्यादा बोर भी नहीं होगे। ओके, आई होप सो आपके लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू।